नमस्कार साथियों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है ये आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बनाया है और बहुत सारे छात्रों का मेरे पास जो फ़ोन आया, मैसेज आया कि सर हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना है। तो आज मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन का मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आज यहाँ पे। और ये सारे क्वेश्चन एग्रीकल्चर की पहले परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और इनकी लैंग्वेज एज इट इज़ वही की वही है। और यहाँ मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वो आपको मैंने यहाँ अवेलेबल करवाए हैं। और दोस्तों, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के पहले पेन और कॉपी लेकर बैठना है और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, ताकि बाद में आप लोग मुझे ये बता पाए कमेंट के अंदर कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पहले से ही लगा के रखना है। फिर जैसे जैसे मैं आंसर इनके बताते जा रहा हूँ, आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर टैली कर लेना है और बाद में काउंट करके कमेंट में मुझे बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे हैं। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे। और ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो है टिट्रिकेल किन दो फसलों के बीच का क्रॉस है, या टिट्रिकेल इज ए क्रॉस बिटवीन। और यहाँ पर ये आपके ऑप्शन है दोस्तों। अब आप यहाँ पर अपना जो सही आंसर है वो अपने हिसाब से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ और जैसे ही मैं आपको सही आंसर बताऊंगा, आप लोगों को बाद में फिर सारे आंसर को टैली कर लेना है दोस्तों। और यहाँ पर टिट्रिकेल जो क्रॉस है उसका आंसर आएगा बी, गेहूँ और राई का। तो व्हीट एंड राई इनमें क्रॉस करवा करके टिट्रिकेल का आविष्कार किया गया है दोस्तों। तो यहाँ हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्भव केंद्र की धारणा किसने प्रतिपादित की थी, या द कंसेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ओरिजिन वाज गिवन बाय। और यहाँ आपके ऑप्शन है। और दोस्तों, इसके हिसाब से यहाँ पर जो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सी, एन आई वेविलो। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी आएगा, एन आई वेविलो। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, मक्का में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मेज। और दोस्तों, ये हमारे ऑप्शन है, ए में 20 है, बी में 24 है, फिर 26 और 30 है। यहाँ पर जो सही आंसर है दोस्तों वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अंकित कर लीजिए। फिर मैं आपको इसका सही आंसर जो बताऊँगा उसको हमें टैली करना है। और दोस्तों, यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 20 यानी कि 20। तो मक्का में क्रोमोसोम की संख्या 20 होती है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में और हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है जिसका संबंध होता है, या ट्राइसेम इज ए प्रोग्राम रिलेटेड विथ। और ईयर है आपके ऑप्शन। आप अपना सही आंसर इसमें जो भी है दोस्तों लगाइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूं। और दोस्तों, हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा ए, ग्रामीण विकास से। चूंकि ट्राइसेम जो प्रोग्राम था वो रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम था दोस्तों। हमारा आंसर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन है, मृदा के गुण एवं स्वभाव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल बुक इज रिटन बाय। और ये आपके ऑप्शन है। अब इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। दोस्तों, हमारा यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा ए, एन सी ब्रेडी या नाइल सी ब्रेडी द्वारा। ये इसके लेखक है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा क्वेश्चन है अगला, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है, या डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च इज सिचुएटेड इन। और ये आपके ऑप्शन है, करनाल, नई दिल्ली, कानपुर और बिहार। दोस्तों, अब आप इसका सही आंसर आपके हिसाब से लगाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है। यहाँ हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ए, करनाल, चूंकि ये करनाल के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है, या भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। और ये आपके ऑप्शन है, भोपाल, करनाल, नई दिल्ली और लखनऊ। दोस्तों, आप अपना जो आंसर है उसको अंकित कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। और यहाँ पर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए, भोपाल, चूंकि IISS जो है वो भोपाल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में रूपांतरित करने वाला जीव है, एन ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट। और ये हमारे ऑप्शन है, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोजेनेस। और दोस्तों, यहाँ पर आपको सही आंसर लगाना है, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा अभी।
ठीक है दोस्तों, आपने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। और यहाँ पर नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने वाला बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा बी, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, ज्वार की फसल को केमल क्रॉप कहते हैं निम्न के कारण। सोरगम क्रॉप इज कंसिडर्ड एज ए केमल क्रॉप बिकॉज ऑफ, और ये आपके ऑप्शन है, गहरा जड़ तंत्र, सूखा प्रतिरोधी, उथला जड़ तंत्र और पोषक तत्व की ग्राह्यता, या डीप रूट सिस्टम, ड्रोट रेसिस्टेंट, नैरो रूट सिस्टम और न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव क्रॉप। और दोस्तों अपना आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आप अंकित कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। और यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बी, सूखा प्रतिरोधी होने के कारण, या ड्रोट रेसिस्टेंट। तो इसका आंसर बी आएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बोलवर्म कीट साधारणतः पाया जाता है। द इंसेक्ट बोलवर्म इज कॉमनली फाउंड इन, और ऑप्शन है मक्का, गेहूं, कपास और धान, मेज, व्हीट, कॉटन और पेडी। और आपका सही आंसर आप लगाइए दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग इसका आंसर लगाएंगे सी, कपास, क्योंकि बोलवर्म जो कीट है वो कपास में पाया जाता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिक लवण सहनशील फसल है। विच क्रॉप इज द हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप, और ऑप्शन है व्हीट यानी गेहूं, बार्ले यानी जौ, ग्राम यानी चना और मस्टर्ड यानी कि सरसों। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो आप लगाइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ अभी। यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर आएगा बी, बार्ले यानी कि जो। तो हमारा सही आंसर बी जो होता है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हेलियोथिस आर्मीजेरा किस फसल का मुख्य हानिकारक कीट है। हेलियोथिस आर्मीजेरा इज द मोस्ट हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ, और ये आपके ऑप्शन है, आप सही आंसर लगाइए। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए, चने का। चूंकि ये अमेरिकन जो सुंडी होती है उसका नाम है, और वो कपास और चने दोनों में लगता है, इसका आंसर आएगा ए, चना या चिकपी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ऐसे पौधे जो शुष्क वातावरण एवं बहुत कम जल की मात्रा में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। द प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ड्राई इन्वायरमेंट एंड इन द लेस अमाउंट ऑफ द वाटर आर कॉल्ड। और इसके हिसाब से इसका आंसर आप लगाइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए। अभी मैं इसका आपको सही आंसर बताने वाला हूँ। ऑप्शन है हेलोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट और नन ऑफ दीज। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, जीरोफाइट। और जीरोफाइट को हम लोग मरूदभिद पौधे भी कहते हैं, जो कि रेगिस्तानी पौधे या डेजर्ट जो प्लांट होते हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर कम पानी में पनपने वाले पौधों को रेगिस्तानी पौधे या जीरोफाइट कहेंगे। तो हमारा आंसर आएगा बी, जीरोफाइट या मरूदभिद पौधे। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, कोशिका के कौन से भाग में डीएनए नहीं पाया जाता। इन विच पार्ट ऑफ द सेल डीएनए इज नॉट फाउंड। ऑप्शन है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल यानी कि रसधानी। और यहाँ पर आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, अभी मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा रसधानी यानी कि वैक्यूल, क्योंकि केंद्रक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट इन तीनों में डीएनए पाया जाता है, लेकिन वैक्यूल यानी कि रिक्तिका में कोई डीएनए नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए डी, वैक्यूल या रसधानी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्वेश्चन है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं। द स्टडी ऑफ द एल्गी इज कॉल्ड। ऑप्शन है माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, फाइकोलॉजी और इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर आप सही आंसर का जो है वो रिकॉर्ड रख लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। और अंत में हम सारे क्वेश्चन को टैली करके देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट का स्कोर ज़्यादा रहा। आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मुझे बताना है दोस्तों। यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा सी, फाइकोलॉजी, क्योंकि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मक्का एक पौधा है। मेज इज ए प्लांट, डायोसियस, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट और नन ऑफ दीज। दोस्तों आपको इसका सही आंसर लगाना है। अभी मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ, और फिर आपको आप लोगों ने कितने आंसर आपके सही गए हैं इसका मुझे कमेंट में आंसर भी देना है दोस्तों। यहाँ पर मेज मक्का के लिए हम बात करेंगे। मक्का को मोनोसियस या उभयलिंगाश्रयी पौधा कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा बी, मोनोसियस प्लांट या उभयलिंगाश्रयी पौधा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और वो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शीतोष्ण फल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेट फ्रूट। यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, ये टेम्परेट फ्रूट है। और टेम्परेट फ्रूट के हिसाब से ऑप्शन है मैंगो, एप्पल, लीची एंड बेर। और यहाँ पर
आपके हिसाब से आंसर आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर मैं आपको अपना आंसर बताता हूं दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, सेब यानी कि एप्पल। चूँकि ये ठंडे क्षेत्रों में जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पर उगाया जाता है, तो हमारा आंसर आएगा बॉम्बे, बी, जिसके अंदर एप्पल या सेवफल लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो क्वेश्चन होगा ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु अंततः किस में परिवर्तित होता है। इन ग्लाइकोलाइसिस ए ग्लूकोज मोलिक्यूल इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू, और दोस्तों यहाँ पर पायरुविक अम्ल के जो अणु होते हैं दो, वो अणु यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक ग्लूकोज के अणु से बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा पायरुविक अम्ल और CO2, यानी कि सी जो हमारा आंसर आएगा कि पायरुविक एसिड और CO2 दोनों बनते हैं ग्लूकोज की वजह से, तो हमारा आंसर आएगा सी, पायरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि दोस्तों ये जो क्रिया है ये श्वसन की क्रिया है, और श्वसन की क्रिया में जो पहला चरण होता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, उसकी हम बात करें उसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के दो अणु का निर्माण होता है, साथ में CO2 का निर्माण भी होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी आएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। ऐसे रसायन जिनका जीवकनाशक, खरपतवार और रोगों के नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। द केमिकल विच आर यूज टू कंट्रोल पेस्ट, वीड एंड डिसीज आर नोन एज, और यहाँ ऑप्शन है पेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स और बायोपेस्टिसाइड और नन ऑफ दीज। आपके हिसाब से अपना आंसर जो है आप लोग रख लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और ये है कृषि प्रसार सेवा में ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली कब शुरू हुई। यानी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, और ये आपके ऑप्शन है दोस्तों। आप अपना जो सही आंसर है वो लिख लीजिए, फिर हम बाद में इसको टैली करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों इसको T&V प्रोग्राम भी कहते हैं, और T&V प्रोग्राम जो है इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। तो यह हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ए, 1974 या 1974। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों वो है हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली फसलें हैं। द क्रॉप यूज्ड फॉर ग्रीन मिनरल्स आर, ये आपके ऑप्शन है दोस्तों। और आपके हिसाब से जो सही आंसर है वो आप लोग लिख लीजिए। अभी मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूं। और दोस्तों हमारा यहाँ जो आंसर होगा ए, ढेंचा, सनई और लोबिया। तो हमारा सही आंसर जो है दोस्तों वो है ए, सजबानिया, सनहेम और काउपी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। वह बाजरा के हरित बाली रोग का रोगजनक कौन है। द पैथोजन ऑफ द ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ द बाजरा या पर्ल मिलेट। और इसके ऑप्शन जो है दोस्तों आप अपना जो सही आंसर है वो यहाँ पर अंकित कर लीजिए, कॉपी के अंदर लिख लीजिए, फिर हम टैली करने वाले हैं। अभी मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। ये बाजरे की बहुत ही घातक बीमारी दोस्तों, हरित बाली रोग, और इसको ग्रीन ईयर डिसीज कहते हैं हम लोग। और इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा डी, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है इसका पैथोजन, ये फंगस का नाम है दोस्तों। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी आएगा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है ग्लाइकोलाइसिस होती है, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम। दोस्तों आप अपना सही आंसर जो है वो अंकित कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। वैसे ये जो क्रिया है दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस की वो श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन की क्रिया है, और ये अवायवी और वायवी यानी एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में संपन्न होती है। और ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है दोस्तों वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर संपन्न होती है, जिसको हम लोग कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म या साइटोसोल कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा बी, साइटोसोल या कोशिका द्रव। तो हमारा आंसर जो है दोस्तों वो यहाँ पर बी आएगा, साइटोसोल। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है केल्विन चक्र संबंधित है। केल्विन साइकिल इज रिलेटेड टू, ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण। और आपका जो सही आंसर है दोस्तों आप उसको अंकित कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बता रहा हूँ कि केल्विन साइकिल जो है वो किससे संबंधित होता है। दोस्तों यहाँ पर आपने जो सही आंसर लगा लिया होगा, अब मैं आपको बताऊँ इसका आंसर आएगा ए, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, ये उसकी क्रिया दोस्तों। तो ये हमारा आंसर आएगा ए, फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा क्वेश्चन है
पौधे में जल एवं मिश्रित खनिजों का ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है। वाटर विथ इट्स डिजोल्व्ड मिनरल्स मूव अपवर्ड इन प्लांट थ्रू। और यहाँ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप लोग अपना सही आंसर जो है वो अंकित कर लीजिए दोस्तों। अभी मैं आपको इसका सही आंसर बताऊंगा। और चूंकि पानी के साथ जो खनिज लवण है वो घुले हुए हैं और वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ हमारा आंसर आना चाहिए फ्लोएम टिश्यू। सॉरी दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर आएगा बी, जाइलम टिश्यू। चूंकि पानी जो है खनिज लवण के साथ ऊपर जा रहा है तो हमारा बी आंसर आएगा जाइलम टिश्यू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्या है? और यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। ये एक फंगस का नाम है जिसकी वजह से विल्ट बीमारी जो होती है, मलानी जिसको हम उकटा कहते हैं, वो दाल वाली फसलों की बीमारी होती है, उसकी फंगस का नाम है दोस्तों ये। तो उकटा रोग का रोगजनक दे रखा है यहाँ पे। और आपके हिसाब से इसका आंसर जो होना है सही वो आप अंकित कर लीजिए। मैं आपको इसका यहाँ पर सही आंसर बता रहा हूँ कि ये जो है एक मृदा जनित बीमारी है, तो इसका आंसर आएगा डी, सोइल बोर्न पैथोजन। ये मिट्टी से उत्पन्न होने वाली बीमारी होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और वो है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस क्या है? ये जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस है ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है आपका मृदा वाला यानी कि सोइल, जल मतलब वाटर के लिए, वायु मतलब एयर बैक्टीरिया, और दोनों हवा और पानी दोनों के लिए। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आंसर आना चाहिए कि जो एग्रोबैक्टीरियम है वो एक सोइल बैक्टीरिया है, मृदा बैक्टीरिया है। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ए, मृदा जीवाणु या फिर सोइल बैक्टीरिया। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये जो एग्रोबैक्टीरियम है इसका इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया होता है दोस्तों। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो अगला क्वेश्चन है हमारा, बोर्डो मिश्रण जो है वो कैसे बना होता है? बोर्डो मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ, और ये आपके ऑप्शन है दोस्तों। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अपना आंसर अंकित कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ अभी। और दोस्तों इसके हिसाब से जो बोर्डो मिक्सचर है, जो फर्स्ट फंगीसाइड था, पहला कवकनाशी था जो कि PMA मिलारडेट ने बनाया था, उसके हिसाब से इसका आंसर आएगा ए, नीला थोथा, बिना बुझा हुआ चूना और पानी, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा ए। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से संक्रामक बीमारी नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिसीज। और ये आपके ऑप्शन है दोस्तों, आप अपना आंसर अंकित कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ अभी। पहला ऑप्शन है कवक यानी कि फंगाई, दूसरा है प्रोकैरियोट, तीसरा जो है वायरस, और चौथा है वायु प्रदूषण जनित रोग। और दोस्तों संक्रामक बीमारी नहीं है, तो जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है दोस्तों वो एबायोटिक फैक्टर से होती है, इसलिए हमारा आंसर आएगा यहाँ पर डी, वायु प्रदूषण या डिसीज काज ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी आएगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा अगला क्वेश्चन है कोल क्रॉप किसे कहते हैं? कोल क्रॉप्स आर, ऑप्शन है कॉलीफ्लावर यानी कि फूलगोभी, कैरेट यानी कि गाजर, रेडिश यानी मूली, और पालक यानी कि स्पिनेक। और कोल क्रॉप के हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आप यहाँ पर अंकित कर लीजिए। अभी हम बात करेंगे इसका सही आंसर क्या हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा ए, कॉलीफ्लावर। चूंकि जो गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती है जिसमें फूल गोभी और पत्ता गोभी आती है, इनको हम लोग कोल क्रॉप कहते हैं। ये कूल जो है यानी ठंडे मौसम की सब्जियां होती है, तो फूल गोभी और पत्ता गोभी को हम लोग कोल क्रॉप कहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, फूल गोभी या कॉलीफ्लावर। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, रबी के मौसम की सब्जी है, रबी सीजन वेजिटेबल इज। और ये आपके ऑप्शन है काउपी यानी कि लोबिया, कैरेट यानी कि गाजर, ओकरा यानी भिंडी, और करेला यानी कि बीटर गार्ड। और यहाँ आपका जो सही आंसर है आपके हिसाब से आपको जो लगता है उसको आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूं। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बी, गाजर यानी कि कैरेट, जो कि ठंडे मौसम की सब्जी है। क्योंकि लोबिया जो होता है वो बारिश में लगाया जाता है, और करेला जो होता है वो गर्मी में लगाया जाता है, और भिंडी जो होती है वो बारिश और गर्मी दोनों में लगाई जाती है। तो यहाँ पर शीत में ठंड के मौसम की या विंटर सीजन की हम बात करेंगे, रबी की हम बात करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा कैरेट या गाजर। तो जो बी है वो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन का जो रिकॉर्ड है वो कॉपी में रखना है कि कितने आंसर आपने सही लगाए हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन है हमारा, मेडिका को सटाई हुआ जो पौधा है
मेडिकागो सटैवा इज ए प्लांट ऑफ, और वो कौन सा पौधा है, तेल वाला है, धान वाला है, सब्जी वाला या चारे वाला है। ऑयल, सीरियल, वेजिटेबल और फोडर, इसमें से सही आंसर क्या है दोस्तों, आप अपना आंसर जो है वो अंकित कर लीजिए। ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा, अभी मैं आपको यहाँ पर इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जो मेडिकागो सटैवा है ये एक चारे वाली फसल है, फोडर क्रॉप है। चूंकि ये जो नाम है ये लूसर्न यानी कि रिजका या अल्फा अल्फा का नाम है, जिसको हम लोग चारों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ दी फोडर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी, चारे वाली फसल या फोडर क्रॉप। चूंकि ये रिजका या लूसर्न का वानस्पतिक नाम है दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी आएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय के लिए सबसे अधिक स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। विच वेजिटेबल ऑयल इज कंसिडर्ड मोस्ट हेल्दी फॉर दी हार्ट पेशेंट। और यहाँ पर ऑप्शन में सोयाबीन, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, सरसों यानी कि मस्टर्ड, रेपसीड और तिल यानी कि सीसेम दे रखा है दोस्तों। अब यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपके हिसाब से आप उसमें लिख लीजिए कॉपी के अंदर, फिर हम अभी टैली करेंगे इसका सही आंसर क्या आएगा। दोस्तों हमें सारे क्वेश्चन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, हमें आखिरी में देखना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, सूरजमुखी। तो इसका सही आंसर आएगा सूरजमुखी या सनफ्लावर। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, कौन सी सब्जी पके हुए फल की श्रेणी में आती है। विच वेजिटेबल इज इन द कैटेगरी ऑफ द मैच्योर्ड फ्रूट। और यहाँ पर फूल गोभी, बैंगन, पत्ता गोभी और मूली। दोस्तों यहाँ पर फूल गोभी जो है वो फ्लावर है, पत्ता गोभी जो है उसमें पत्ते खाते हैं हम लोग, और मूली यानी रेडिश के अंदर जड़ खाई जाती है। तो फल की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बी, बैंगन या ब्रिंजल। तो हम लोग यहाँ पर बैंगन को पके हुए फल की श्रेणी में रखेंगे, और बैंगन चूंकि वो अंडाशय से विकसित होता है तो हमारा आंसर आएगा बी, बैंगन या ब्रिंजल जो है दोस्तों वो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पर। दोस्तों मैं पुनः एक बार आपको कह रहा हूं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन का जो रिकॉर्ड है वो अपने पास में मेंटेन रखना है कि हमने कितने क्वेश्चन के आंसर सही लगाए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना भी है कि आपने कितने क्वेश्चन आपके सही कर दिए हैं, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपकी तैयारी वाकई में कितनी अच्छी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्वेश्चन आएगा दोस्तों IGFRI। ये कहाँ पर स्थित, ये जो संस्था है जो झांसी में स्थित है, ये काई से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पर इसका मैं पूरा नाम अगर आपको बताना चाहूँ तो इंडियन ग्रास एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका नाम है दोस्तों। तो ग्रास एंड फोडर यानी कि घास और चारे वाली फसलों के लिए होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा बी, चारा फसलों के लिए या फिर फोडर क्रॉप्स। तो हमारे जो आंसर आएगा यहाँ पर बी आएगा, फोडर क्रॉप्स या चारा फसलों के लिए। दोस्तों आपने यहाँ पर इसका आंसर अंकित कर लिया होगा कि जो झांसी के अंदर जो अनुसंधान संस्थान होता है जो चारा वाली फसलों के लिए होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर चारा वाली फसलें आना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन बीटा वल्गेरिस क्या है। बीटा वल्गेरिस इज ए ऑयल सीड क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, सीरियल क्रॉप और शुगर क्रॉप। दोस्तों यहाँ पर आप अपना जो सही आंसर है वो अंकित कर लीजिए, अभी मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। और बीटा वल्गेरिस जो कि चुकंदर का नाम है, शुगर बीट का नाम है, जिसको हम लोग बीट रूट भी कहते हैं, और वो एक शर्करा वाली फसल है दोस्तों। इसलिए हमारा आंसर आएगा डी, शुगर क्रॉप या शर्करा वाली फसल। तो चुकंदर का नाम है और ये शर्करा वाली फसल होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों वो अगला क्वेश्चन आने वाला है लीफ एपिस एरिसाइमी किस फसल का कीट है। लीफ एपिस एरिसाइमी इज द इंसेक्ट ऑफ, ऑप्शन है सरसों, गेहूं, जौ और ज्वार। दोस्तों आप अपना सही आंसर यहाँ पर अंकित कर लीजिए, अभी मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा सरसों यानी कि मस्टर्ड। चूंकि ये जो है सरसों में लगने वाले माहू यानी एफिड का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, और ये लीफ एपिस एरिसाइमी जो है ये माहू है, और ये सरसों की फसल में बहुत अधिक नुकसान करता है। ये एक सकिंग पेस्ट होता है, रस चूसक कीट है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए, सरसों या मस्टर्ड और रेपसीड। और ये एक सकिंग पेस्ट है, रस चूसने वाला कीट है, बहुत ही हानिकारक कीट होता है दोस्तों, और ये माहू का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वो है उज्जैन 21, उज्जैन 21 इज ए वैरायटी ऑफ
ये कौन सी फसल की वैरायटी है, कौन सी फसल की किस्म है, ये आपको देखना है दोस्तों। ऑप्शन में है आपके उड़द, अरहर, चना और सोयाबीन। दोस्तों आप अपना सही आंसर यहाँ पर अंकित कर लीजिए कि इसका सही आंसर क्या आएगा, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। दोस्तों आप जो इसका सही आंसर लिख रहे हैं, हमें सारे आंसर को बाद में एज अ रिकॉर्ड के रूप में टैली करना है कि आपने कितना स्कोर किया है, और आपका रिव्यू भी मुझे पता करना है कि आपको आज का पेपर कैसा लगा। दोस्तों यहाँ पर उज्जैन 21 जो वैरायटी दोस्तों वो चने की है, ग्राम, चिकपी, तो हमारा आंसर आना चाहिए सी, चना या ग्राम। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आलू के पछेता झुलसा रोग का कारण क्या है? लेड ब्लाइट ऑफ द पोटैटो इज काज्ड बाय। दोस्तों ये जो बीमारी है आलू की, इसकी वजह से आयरलैंड में 1845 में अकाल पड़ गया था। आयरिश फेमाइन जिसकी हम बात करते हैं, वो 1845 में इसी बीमारी की वजह से पड़ा था। तो लेड ब्लाइट ऑफ द पोटैटो, इसकी फंगस का नाम पूछा हुआ है दोस्तों। आप यहाँ पर सही आंसर लगाइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। ऑप्शन में है अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टोट्राइकम फाल्केटम, जेंथोमोनास विग्निकोला और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और दोस्तों आप लोगों ने अपना जो सही आंसर यहाँ पर अंकित कर लिया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बीमारी है लेड ब्लाइट, इसकी जो फंगस होती है वो होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और इसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा डी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये इस फंगस का साइंटिफिक नेम है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा गर्म मौसम का पौधा है, यानी हॉट वेदर प्लांट। अब यहाँ पर सरसों, मटर, मक्का और जौ, इनमें से गर्म मौसम का पौधा कौन सा है दोस्तों? आप अपना आंसर देखिए इसका कि आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अभी मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो आपको भी रिकॉर्ड के रूप में टैली करना है। आप पहले अपना आंसर लगा लीजिए, फिर बाद में मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। तो आपको इस प्रकार से आप टैली कर सकते हैं कि आपके आंसर और मेरे आंसर में से कितने आंसर ऐसे हैं जो सही हुए हैं और कितने स्कोर आपने किया है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर अलग से पहले लिख लेना है, फिर मेरे क्वेश्चन से टैली करना है। दोस्तों यहाँ पर गर्म मौसम का पौधा जो है वो मक्का है, मेज है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा सी, मेज या मक्का। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और वह है उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किसने किया था? टर्म म्यूटेशन वाज यूज्ड बाय, और ऑप्शन है H.J. मुल्डर, ह्यूगो डी व्रीस, स्टेडलर और बेक ने। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आप अंकित कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूं अभी। और दोस्तों यहाँ पर म्यूटेशन के लिए जो वैज्ञानिक हैं, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, ये प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों, और इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर इसके साइंटिस्ट का पूछा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, ह्यूगो डी व्रीस। इनको हम लोग उत्परिवर्तन के लिए सबसे पहले जानते हैं, तो हमारा आंसर आना चाहिए बी, ह्यूगो डी व्रीस। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, वो है फ्लेरिस माइनर खरपतवार पाया जाता है। फ्लेरिस माइनर वीड इज फाउंड इन द क्रॉप ऑफ, और ऑप्शन है आपका मक्का, मूंग, गेहूं और अरहर। दोस्तों आप अपना सही आंसर यहाँ पर लगा लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो फ्लेरस माइनर है, इसको हम लोग कैनेरी घास भी कहते हैं, और ये कैनेरी घास जो है दोस्तों, ये कौन सी फसल का खरपतवार, ये आपको देखना है दोस्तों। यहाँ हमारा आंसर आना चाहिए सी, गेहूं, यानी ये गेहूं की फसल का खरपतवार है दोस्तों, और ये नकलची खरपतवार या मिमिक्री वीड कहलाता है दोस्तों। हमारा आंसर आएगा सी, गेहूं, चूंकि फ्लेरस माइनर जिसको गिली डंडा या गेहूं का मामा भी कहते हैं, ये गेहूं की फसल में पाया जाता है दोस्तों। तो हमारा आंसर आना चाहिए गेहूं या वीट। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगले क्वेश्चन के पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो फ्लेरस माइनर यानी कि जो कैनेरी घास है, जिसको गेहूं का मामा या गिल्ली डंडा भी कहते हैं, ये गेहूं का संकरी पत्ती वाला बहुत ही प्रचलित खरपतवार है, और इसके नियंत्रण के लिए ही सल्फोसल्फ्यूरान और आइसोप्यूटरान का इस्तेमाल किया जाता है। और ये गेहूं के अंदर नकलची खरपतवार या मिमिक्री वीड कहलाता है, और इसके ऊपर हर बार परीक्षा में क्वेश्चन अच्छा बनता ही बनता है दोस्तों। तो ये गेहूं की फसल में पाया जाने वाला सक्रिय पत्ती वाला नैरो लीफ का वीड है, और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये गेहूं सा अगर मान लीजिए है, और ऑप्शन में अगर गेहूं नहीं दिया है तो हम लोग बारले यानी कि जो है उसको भी यहाँ पर एज ए मान सकते हैं। तो गेहूं और जो यानी वीट और बारले, इन दोनों ही फसलों में यह संकरी पत्ती वाला खरपतवार पाया जाता है, जिसके लिए हम लोग आइसोप्यूटरान और सल्फोसल्फ्यूरान का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों वो है
भारत में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? हु डिक्लेयर द मिनिमम सपोर्टेड प्राइस ऑफ क्रॉप इन इंडिया? इन भारत के अंदर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है दोस्तों? इसका आंसर आपको सही बताना है। यहाँ पर आप लोग अपना सही आंसर जो है उसको अंकित कर लीजिए दोस्तों। फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा डी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। तो आंसर आएगा डी। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? द सेकंड फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन है धान, मक्का, गेहूं और ज्वार। और हमें देखना है कि मुख्य खाद्यान्न फसल से जो है हमारी वो और उसके बाद दूसरे नंबर की खाद्यान्न फसल यहाँ पर आपको पूछी हुई दोस्तों। तो आपको पहली और दूसरी मुख्य हमारी जो फसलें दोनों पता होना चाहिए। और यहाँ हमारा आंसर आएगा दोस्तों सी, गेहूं। चूंकि हमारा मुख्य फसल जो है वो धान है और दूसरे नंबर पे गेहूं यानी व्हीट आता है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर सी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्लोरोफिल का घटक क्या है? कंस्टिट्यूट ऑफ द क्लोरोफिल इज। और ये आपके ऑप्शन है दोस्तों नाइट्रोजन, कॉपर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से अपना आंसर यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। और क्लोरोफिल का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मैग्नीशियम। तो इसका आंसर आएगा सी, मैग्नीशियम। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बनिक उर्वरक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और ऑप्शन है दोस्तों सुपर फास्फेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और नन ऑफ दीज। आप अपना सही आंसर यहाँ पर अंकित कर लीजिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या कार्बनिक उर्वरक के बारे में पूछा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा बी, यूरिया। चूंकि यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है दोस्तों, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी होगा, यूरिया। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्यूमिनियम फास्फाइड क्या है? एल्यूमिनियम फास्फाइड इज एन, ये हर्बिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है या फंगीसाइड है या नेमाटीसाइड है दोस्तों? इसका सही आंसर आपको बताना है यहाँ पर। दोस्तों मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग अपने आंसर अलग से रिकॉर्ड रखिएगा रिकॉर्ड, और हमें बाद में टेली करना है कि आपका स्कोर क्या रहा है और कमेंट बॉक्स में बताना भी है। यहाँ पर एल्यूमिनियम फास्फाइड जो है दोस्तों ये एक इंसेक्टिसाइड है, एक कीटनाशक है। हमारा आंसर यहाँ पर बी आएगा, कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामान्यतः पहाड़ी मृदाएँ कैसी होती है? हिली सोइल्स आर जनरली। और यहाँ ऑप्शन है अम्लीय यानी कि एसिडिक, क्षारीय यानी कि एल्केलाइन, उदासीन यानी कि न्यूट्रल और ऊसर यानी कि सैलाइन। तो दोस्तों आप यहाँ अपना सही आंसर यहाँ पर बताइए क्या इसका आंसर आएगा। और इसका जो भी सही आंसर है दोस्तों वो आप अपनी बुक में लिख लीजिए कि पहाड़ी मृदाएँ कैसी होती है। यहाँ मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि पहाड़ी मृदा जो होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। तो हमारा आंसर आएगा ए, अम्लीय या एसिडिक। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है, गंदला का प्रयोग होता है, पडलिंग ऑपरेशन इज डन इन। और ऑप्शन है गेहूं, धान, बाजरा और मक्का। दोस्तों आप लोग अपना जो सही आंसर है वो यहाँ पर अंकित कर लीजिए। इसका सही आंसर क्या आने वाला है? यहाँ पर जो गंदला शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, इसको हिंदी में पंक भंजन भी कहते हैं। तो कई बार पंक भंजन या गंदेली क्रिया भी वो पूछ लेता है। तो पंक भंजन, गंदेली क्रिया, और इसको कीचड़ मचाना भी हम कहते हैं दोस्तों। और पडलिंग का यहाँ हमारा सही आंसर आएगा दोस्तों बी, धान में यानी कि राइस या पेडी के अंदर की जाती क्रिया। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा बी, धान। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, K2O से K प्राप्त करने के लिए K2O के मान में किसका गुणा किया जाता है? टू चेंज K2O टू K मल्टीप्लाई K2O वैल्यू बाय। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए दोस्तों कि K2O से हमें जब K प्राप्त करना होता है तो हम किसका गुणा करते हैं। और यहाँ आपका जो भी सही आंसर है दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और परीक्षा के बार पूछा गया है। और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए, 0.83 का गुणा किया जाता है जिससे हमें पोटाश की प्राप्ति हो जाती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। वो है, जल कटाव की प्रथम रूप का नाम बताना है। नेम द फर्स्ट फेज ऑफ द वाटर इरोजन। तो पानी के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है उसकी पहली अवस्था क्या होती है, उसका नाम आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। और इसका जो भी सही आंसर है दोस्तों आप लोग अपनी कॉपी में उसको लिख लीजिए। अभी मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ कि पानी के द्वारा कटाव की पहली अवस्था का नाम होता है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों, यहाँ हमारा आंसर आना चाहिए सी, स्प्लैश, जिसको हम लोग अपस्फुटन भी कहते हैं। तो हमारा आंसर आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ऊसर भूमि सुधार हेतु मृदा सुधारक का प्रयोग करते हैं। सोइल अमेंडमेंट यूज टू रिक्लेम
ऊसर लैंड विथ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, आप लगाइए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। अभी आप अपने हिसाब से जो भी आपका आंसर सही बनता है वो लगाइए। दोस्तों ऊसर मिट्टी यानी कि जो सोडिक सोइल होती है उसके रिक्लेम के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर जो भी आपका आंसर है उसको आप लोग अलग से रिकॉर्ड में रखिए। यहाँ हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ए, कैल्शियम सल्फेट, जो कि जिप्सम का फार्मूला भी होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2 होता है, तो हमारा आंसर ए आना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट। अब हम बात करेंगे सबसे अधिक महंगे बीज की श्रेणी कौन सी है, द कैटेगरी ऑफ द सीड बीइंग द कॉस्टलीस्ट वन। सबसे महंगा बीज कौन सा होता है ये आपको यहाँ पर लगाना है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर है आधारी बीज, प्रमाणित बीज और प्रजनक बीज और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो बीज सबसे ऊपर की कैटेगरी का होता है वो सबसे महंगा होता है दोस्तों। तो यहाँ के हिसाब से अगर ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आएगा सी, ब्रीडर सीड, जो कि जो प्रजनक बीज होता है इन सभी में सबसे महंगा होता है। तो यहाँ पर ये दिए गए जो ऑप्शन है इसके हिसाब से सबसे जो महंगा बीज होगा दोस्तों होगा प्रजनक बीज, जिसको हम ब्रीडर सीड कहते हैं। और इसके लिए गोल्डन येलो कलर का टैग लगाया जाता है, सुनहरे पीले रंग का टैग लगाते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा सी, ब्रीडर सीड या प्रजनक बीज। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। और यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों का समूह जो फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ाता है, विच ग्रुप ऑफ द माइक्रोब्स इंक्रीज द फास्फेट सोल्यूबिलिटी, यानी फास्फोरस को मिट्टी में घोलने वाले बैक्टीरिया का नाम पूछा है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर स्यूडोमोनास, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया है। इसमें से वो कौन सा बैक्टीरिया जो फास्फोरस को मिट्टी में घोलने का काम करता है दोस्तों। आपको अपना जो सही आंसर है वो यहाँ पर बताना है और फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को टैली करना है। और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा दोस्तों ए, स्यूडोमोनास, जो कि फास्फोरस को घोलने का कार्य करता है दोस्तों। यहाँ पर ए हमारा आंसर आएगा। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, यूरिया का हाइड्रोलाइसिस होता है तो मृदा में क्या बनता है, यूरिया हाइड्रोलाइसिस इन द सोइल प्रोड्यूस। दोस्तों यूरिया जब मिट्टी में हम डालते हैं तो यूरियस एंजाइम की वजह से इसका जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, तो वो सबसे पहले काई में कन्वर्ट होता है। इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। आप जो भी अपना आंसर है उसको कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ कि यूरिया जब मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो यूरियस एंजाइम की वजह से वो मिट्टी के अंदर सबसे पहले अमोनियम कार्बोनेट में बदलता है। तो हमारा आंसर आएगा ए, अमोनियम कार्बोनेट।